सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखो राधा, इस बार मैंने कुछ अलग ही तरह की मूर्तियाँ बनाई हैं। मुझे इस बार लगता है कि ये खिलौने बच्चों को जरूर पसंद आएंगे। सच कहा, मूर्तियाँ तो सचमुच बहुत ही सुंदर बनी है। लगता है आज बाजार में हमारी सारी मूर्तियाँ बिक जाएंगी, है ना? हाँ हाँ, ऐसा ही होगा, मुझे भी यही लगता है। हाँ, अगर आज बिक्री अच्छी हो गई तो मैं वहाँ से एक कढ़ाई खरीद लूंगी। मेरी कढ़ाई बिल्कुल खराब हो चुकी है। हाँ, अरे अरे राधा, फिक्र क्यों करती हो? सिर्फ कढ़ाई ही क्यों, अगर बिक्री अच्छी हुई तो चिमटा पलटा 2-4 और अच्छे अच्छे बर्तन दिलवा दूंगा तुम्हें। हाँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक कढ़ाई की ही जरूरत है ताकि मैं अच्छा सा खाना बनाकर आपको अच्छे से खिला सकूं। और क्या? मेरी ऐसी किस्मत कहाँ राधा, तुम तो मुझे अच्छा खाना खिलाना चाहती हो, लेकिन अच्छा खाना खाने के लिए भी घर में अच्छा सामान तो होना चाहिए ना। अनाज, ढेरों सारी सब्जियाँ, दूध, ये सब तो मैं कभी नहीं खरीद पाऊंगा राधा। अरे ऐसा क्यों कहते हो जी? देखना, हम दोनों मिलकर खूब मेहनत करेंगे और एक दिन हमारी सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। देख लेना आप। जिसके बाद वो दोनों खिलौने लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल जाते हैं। आइए आइए आइए, देखिए अनोखे अनोखे खिलौने लाया हूँ। ऐसे खिलौने लाया हूँ जिससे आपकी नजर हट नहीं पाएगी। आइए आइए आइए, अनोखे अनोखे खिलौने ले जाइए। आइए, हमारी दुकान पर आकर खिलौने ले जाइए। आज ही ले लीजिए, वरना बाद में पछताएंगे। आज तो एक भी खिलौना नहीं बिक पाया जी। मुझे लगता है मेरे बनाए हुए ये नए खिलौने किसी को पसंद नहीं आए। ऐसा कैसे हो सकता है? इतने सुंदर खिलौने आपने कितनी मेहनत से बनाए हैं। बात ये नहीं है राधा, बात ये है कि हमने सोचा था कि अगर बिक्री अच्छी हुई तो मैं तुम्हें कुछ कढ़ाई लेकर दे देता, लेकिन अब तो कढ़ाई तो क्या, मैं तो दाल चावल भी नहीं खरीद पाऊंगा। दुखी मत होइए जी, क्या हुआ जो आज खाना नहीं मिला? तो आज हम पेट भरकर पानी पीकर सो जाएंगे। चलिए अब जल्दी चलिए, नहीं तो शाम हो जाएगी। ये कहानी है नदियापुर गांव में रहने वाले वसंत की, जो अपनी पत्नी राधा और माँ के साथ रहता था। वसंत बहुत गरीब था, उसके ऊपर लगभग गांव के सभी लोगों का कर्ज था। तभी एक दिन बस बहुत हो गया, अब मामला बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। पूरे 6 महीने हो गए तुझे मुझे बेवकूफ बनाते हुए। आज मैं अपने पैसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा, समझा? मुझे कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए सेठ जी, अभी मेरा खिलौनों का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है। अरे बस कर, मुझे पता नहीं क्या, तेरा धंधा खूब अच्छा चल रहा है। बस बात ये है कि तू मेरे पैसे देना नहीं चाहता। मैं क्या जानता नहीं हूँ तू कितने अच्छे खिलौने बनाता है, और ऊपर से ये इलाका टूरिस्ट प्लेस पे भी आता है, तो तू उन्हें कितना चूना लगाता होगा। मुझे थोड़े दिनों की और मोहलत दे दीजिए सेठ जी, मैं आपकी पाई चुका दूंगा। ठीक है, देख मैं तुझे अब सिर्फ 10 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। अगर इन 10 दिनों में तूने मेरे पैसे मुझे वापस नहीं करे तो मैं तेरा घर अपने नाम करवा लूंगा, देख ले। जिसके बाद वसंत दुखी होकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। आ गए सेठ जी घर पर? आपको पूछते हुए बहुत सारे मेहमान घर पर आए थे। राधा, मैं जानता हूँ तुम किनकी बात कर रही हो। जब आप सब कुछ जानते ही हो तो उनके पैसे उनको क्यों नहीं लौटा देते? राधा, तुम्हें तो अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में सब ज्ञान है ना, तुमसे तो कुछ नहीं छुपा, मैं कहाँ से उन्हें पैसे ला कर दूँ? मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, लेकिन ये गांव वाले तुम्हारी बात नहीं समझेंगे। उन्हें तो बस अपने पैसों से ही मतलब है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जब ये खिलौने बनाने का धंधा हमारा चल ही नहीं रहा तो तुम
कोई और काम क्यों नहीं शुरू कर लेते? राधा तुम तो जानती हो मुझे और कुछ काम नहीं आता। अरे तुम नौका तो बहुत अच्छी चलाते हो ना, तो वही चलाया करो ना। और वैसे भी हमारा ये जो इलाका है ये टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ से आमदनी अच्छी हो सकती है, तुम वही कोशिश कर लो। हाँ तुम ठीक कहती हो राधा, मैं ऐसा ही कर देखता हूँ, क्योंकि गांव के सेठ जी ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने उसके पैसे 10 दिनों में नहीं दिए तो वो हमारा घर छीन लेगा। जिसके बाद वसंत ने भी नाव चलाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन उससे भी कुछ खास आमदनी नहीं हो रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, गांव में जितने भी नाविक हैं उनकी तो जिंदगी काफी ऐसे गुजर रही है। सबके मकान देखे हैं तुमने? ऐसा लगता है मानो वो कोई नाव नहीं जैसे कंपनी चलाते हो। तुम सारा दिन नदी के किनारे क्या करते रहते हो? कितनी बार कह चुका हूँ राधा, मैं तुमसे टूरिस्ट मेरी नाव पर नहीं आते। क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी नाव में सिर्फ गांव के नंगे भूखे लोग ही आकर बैठते हैं? तुम अपनी नाव में टूरिस्ट्स को क्यों नहीं बिठाते? अरे राधा, जितने भी नाविक हैं वो इन लोगों को चूना लगाकर अपनी नाव में बिठाकर महंगा किराया वसूलते हैं, लेकिन तुम तो जानती हो कि मुझसे झूठ नहीं बोला जाता। अरे सच्चाई के देवता, ये धंधा है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें धंधा करना नहीं आता? जिसे तुम धंधा कहती हो राधा वो हराम की कमाई है और मुझे ऐसी कमाई नहीं चाहिए। अरे अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन तुम्हारी नाव भी वो मुखिया तुमसे छीन लेगा और मुझे और माजी को इस घर से धक्के मार कर बाहर निकाल देगा, और उसके बाद तुम अपनी सच्चाई के प्रवचन बाहर बैठ कर देते रहना। जिसके बाद वसंत परेशान होकर वहाँ से चला जाता है कि तभी वहाँ गांव का मुखिया भी पहुँच जाता है। याद है ना, आज तेरा आखिरी दिन है, तो इससे ज्यादा मैं तुझे और मोहलत नहीं दे सकता भाई। और मैं तेरे घर रहूंगा, तब तक मेरे पैसे तैयार रखना ना। अपना बोरिया बिस्तर समेट कर अपने आप चुपचाप घर से चले जाना। इतना कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है। क्या होगा, इतने दिनों में तो कुल मिलाकर मेरी नाव पे 20 मुसाफिर भी नहीं बैठे होंगे, और मैं धनीराम का पैसा शाम को कैसे दूंगा? और अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरे परिवार को बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? वसंत हसरत भरी निगाहों से बाकी नाविकों को देखने लगा जिनके नाव में पर्यटक सवार थे। तभी वसंत के कानों में बूढ़ी औरत का स्वर टकराया। क्या तुम मुझे दूसरी दुनिया के छोर तक छोड़ सकते हो? बुढ़िया की बात सुनकर वसंत चौंक गया। लगता है आपका दिमाग खिसका हुआ है अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, मुझे इस नदी के दूसरे किनारे पर छोड़ देना। तो ये कहिए ना अम्मा सीधा सीधा कि आपको नदी के दूसरे किनारे पर उतरना है। ठीक है, लेकिन 200 रुपए लगेंगे। मैंने तो सुना था कि तुम बूढ़े और गरीब व्यक्तियों से पैसे नहीं लेते। ये सुना है अम्मा, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने नियम और कायदे बदलने पड़ेंगे। बेटा, चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं, लेकिन इंसान को अपने असूल नहीं बदलने चाहिए। किस्मत पलटते वक्त देर नहीं लगती बेटा। देखो अम्मा, मैं इस वक्त बहुत परेशान, जाओ दूसरी नाव पर बैठ जाओ। बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही नाव पर बैठने के लिए आई थी, और देखो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे भी नहीं है। अगर तुम मुझे वहाँ तक छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसानमंद रहूंगी, क्योंकि मेरे पति वहाँ मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है बाबा, आ जाइए, मैं आपका दिल नहीं तोड़ूंगा। आ जाइए, मैं आपको वहाँ तक छोड़ देता हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर वसंत को उस पर तरस आ गया था। जिसके बाद बुढ़िया वसंत की नाव में बैठ गई। वसंत की नाव नदी के बीच में पहुंची ही थी कि तभी वो बुढ़िया बोली, बस मुझे यहीं तक छोड़ दो। अम्मा, आप पागल हो गई हैं क्या? यहाँ तो चारों तरफ पानी है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। जो मुझे नजर आ रहा है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा। तुम नाव यहीं रोक दो। माँ, आप डूब जाएंगी, पानी बहुत गहरा है। जिसके बाद बुढ़िया ने आव देखा ना ताव और नदी में छलांग लगा दी। और ये सब नजारा देखकर वसंत काफी डर गया था।
अरे कहाँ फंस गया मैं। अगर ये बुढ़िया यहाँ मर गई तो सब लोग तो यही सोचेंगे कि मैंने मार दिया। सबने इसे मेरी नाव में बैठते हुए देखा था। अब क्या करूँ, लगता है मुझे भी नदी में कूदना ही पड़ेगा। जिसके बाद वसंत ने भी नदी में छलांग लगा दी। मगर जैसे ही उसने नदी में छलांग लगाई, उसने अपने आप को बेहद ही सुंदर जंगल के बीच एक छोटे से तालाब में पाया। थोड़ा आगे चलने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई देता है। बेटा, मेरी शाख थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, इसे थोड़ा सीधा कर दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत बेटा, अगर तुम मेरी मदद कर दोगे तो मैं तुम्हें आगे का रास्ता बता दूंगा। घबराओ नहीं बेटा, तुमने मेरी मदद करी है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये सड़क बना दी। यहाँ से सीधे राजमहल पहुँच जाओगे। लेकिन ये कौन सी जगह है? वो सब तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तुम जिस रास्ते पर आए हो वो सिर्फ शाही लोगों के लिए है। तुम जरूर ही कोई खास व्यक्ति होगे जो तुम इस रास्ते पर आए हो। उसके बाद वसंत थोड़ा आगे और चलता है। तभी उसे एक सोने का राजमहल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो काफी चकित रह जाता है कि तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वसंत ने पीछे मुड़ के देखा तो वही बुढ़िया वहाँ खड़ी थी। कौन हो तुम और ये कौन सी जगह है? अचानक ही बूढ़ी औरत बहुत ही सुंदर राजकुमार में तब्दील हो गई। ये सारा का सारा राज्य मेरा है। तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि एक अलग जादुई दुनिया में हो। अरे तुम्हारा महल तो सोने का महल लगता है। हाँ, मेरा महल सोने का महल है और मैं तुम्हें काफी समय से उदास और परेशान देख रहा था। तुम काफी अच्छी व्यक्ति हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर राजकुमार वसंत को अंदर कमरे की तरफ ले जाता है, जहाँ पर सोने के सिक्कों के ढेर लगे हुए थे। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। तुम्हारे जितनी मर्जी है तुम यहाँ से ले जा सकते हो और तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम्हें यह रास्ता और ये सब बातें गुप्त ही रखनी होगी। यहाँ तक कि तुम्हें अपनी पत्नी और माँ को भी इस बारे में नहीं बताना। अगर तुम इस राज को राज नहीं रख पाए तो तुम्हारे इस दुनिया में आने के सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। तभी वसंत ने एक बैग में बहुत सारे सोने के सिक्के भर लेता है, जिसके बाद राजकुमार वसंत को वापस वहीं उसी तालाब के पास छोड़ने चले जाते हैं। जैसे ही वसंत ने तालाब में छलांग लगाई, वो अपने आप को अपनी नाव में पाता है। उसके बाद वसंत तुरंत शहर जाकर सारे सोने के सिक्के बेच आता है और तुरंत अपने गांव आकर सभी गांव वालों को उनके पैसे दे देता है। तुमने आज तक नहीं बताया जी, आखिर तुम इतने ढेर सारे पैसे कहाँ से लेकर आए और तुम कुछ दिनों के लिए कहाँ लापता हो जाते हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है राधा, मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। ना तो मुझे विश्वास है कि तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। अगर तुम हमें बता नहीं रहे हो तो मुझे इतना लगता है कि इसी में ही हमारी भलाई होगी। जिसके बाद वो सभी खुशी खुशी अपना जीवन व्यापन करने लगे।